छोटी सी, थोड़ा स्पीड से ही करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, सो हमारा जो पहला टॉपिक है, फिर साथ साथ क्वेश्चंस पे लगाते जाएंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द एम्पेरिकल रेट लॉ, है ना। एम्पेरिकल रेट लॉ का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना सारे के सारे ऑर्डर्स के लिए, जैसे सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बेसिक्स नहीं बता रहा मैं, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आपको अच्छा भला मालूम है, ठीक है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से और डिटेल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शुरू करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जैसा नाम है उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब की बार जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू सम K इंटू A का पावर हो जाएगा जीरो। ये K होता है हमारा रेट कांस्टेंट, A इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दिस रिएक्शन, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करता हूं, इन दिस रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लीजिए, रेट उस पर डिपेंड नहीं करने वाला। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब अगर मान के चलो इसको मुझे और अच्छे से लिखना हो तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को कंसीडर कर ले। सो कंसीडरिंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने एक लिया यहां पे फटाफट से। हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने क्या लिया, मैंने लिया कि A गिविंग मी प्रोडक्ट्स। समझ आ गई बात। अब यहां पे मुझे जीरो ऑर्डर है, तो इसके लिए अगर मुझे रेट लिखना हो तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो लिख सकता हूं माइनस DA बाय DT, एक तो रेट लिखने का तरीका ये है, इसको मैंने बोला इक्वेशन 1, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट लॉ। और दूसरा तरीका रेट लिखने का क्या है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, दैट इज K इंटू A का पावर जीरो। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं जल्दी जल्दी कंपेयर कर लूं, है ना, फटाफट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को मैं, एक सेकंड, हाँ ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं यहां पे कंपेयर करूंगा, सो व्हाट डू आई गेट क्या मिलेगा मुझे यहां से, मुझे मिल जाएगा माइनस DA बाय DT इज इक्वल्स टू K इंटू A का पावर जीरो, ठीक है जी। अब यहां पे K का पावर जीरो, तो क्या बन जाएगा, माइनस DA बाय DT is equals to K, यानी कि DA is equals to minus K DT, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें तो बड़ा चेंज निकालना है ना, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स को उठा के इंटीग्रेट कर देता हूं। देखो जो मेजर है मैं उनके लिए आपको सारे ऑर्डर्स के लिए करवा दूंगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक जीरो के लिए कर लो, बाकियों के लिए फिर आपको ऐसे में लिखवा दूंगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ DA। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A को मैंने क्या मान लिया, A नॉट, यानी कि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में A नॉट था और फाइनल में A था, ठीक है। माइनस K को बाहर निकाल, इंटीग्रेशन ऑफ DT। स्टार्टिंग में टाइम मेरा जीरो था, कुछ समय बाद टाइम हो गया T हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट। बस अब कुछ भी नहीं, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे DA का इंटीग्रेशन तो A ही आ जाएगा, अपर लिमिट इज A, लोअर लिमिट इज E नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस K, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, अपर लिमिट T, लोअर लिमिट जीरो। लिमिट्स आपको पुट करनी आती है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। जो बायो आप में से हो सकते हैं कुछ बायो के बैकग्राउंड के हो, तो इसीलिए मैं छोटी सी डेरिवेशन करवा रहा हूं, बाकी के मैं एज इट इज लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम A माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT। थोड़ा रीअरेंज कर लूंगा, तो दिस इज A नॉट माइनस A इज इक्वल्स टू KT। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें अगर मेरे को मान के चलो T के लिए लिखना है ना, T के लिए लिखना है, तो मैं T के लिए कैसे लिख सकता हूं, सो T कैन सिंपली बी रिटन एज A नॉट माइनस A अपॉन K, ठीक है जी। तो ये हमारा T का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ध्यान रखना। अब बेटा जी इसके अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं, है ना। अब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ मुझे यहाँ पे स्टडी करना है, तो मैं कैसे देखूंगा, देखना ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है, देखो मैं फटाफट से बता रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जब मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एकदम आधा हो जाए। हाफ लाइफ का मतलब व्हेन, फटाफट से लिख देते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A लिख देता हूं, इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब अपनी वैल्यू का बिल्कुल आधा हो जाए। यानी कि हाफ लाइफ के दौरान T को लिखूंगा मैं T हाफ लिख सकता हूं, एंड A को क्या लिखूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ A विल बिकम A नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों चीजों को यहां पे पुट करेंगे फटाफट से। सो व्हाट डू आई गेट T हाफ इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा मेरे को यहां से, बताओ जल्दी से, दिस विल बी A नॉट माइनस A नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय K। सो T हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज A नॉट बाय 2K,
इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन था। आई डोंट थिंक कि किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इसी के साथ इसी एक्सप्रेशन को मद्देनजर रखते हुए एक प्यारा सा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बताओ, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कब का आया हुआ क्वेश्चन है? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू जून 2011। क्या क्वेश्चन था? देखो कुछ जान है क्वेश्चन में? चलो फटाफट से लगाओ ये क्वेश्चन मेरे लिए। ये लो, टाइमर दिया मैंने आपको 1 मिनट में। कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे दी जाती है? बताओ क्या है इसमें, बताओ मुझे आंसर बताओ जल्दी से। आई वांट प्रॉपर इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड। जल्दी मुझे बताइए कि व्हाट शुड बी द आंसर। हरी अप प्लीज। ओके, अंजू सपना क्या हो गया तुम्हें भाई? कहां दिमाग चला गया तुम्हारा? ए नॉट बाय के थोड़ी था, अभी तो डेराइव किया। ओ भगवान, क्या क्या बोले जा रहे हो तुम लोग। ओ गॉड, विष्णु तुम्हारा सही है, ए आएगा आंसर भाई। ए नॉट बाय 2 के अभी तो डेराइव करवा के दिखाया मैंने, अभी तो बताया कि कैसे हाफ लाइफ निकल रही है। ये देखो कितनी निकल रही थी हमारी जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। दिस वाज ए नॉट बाय 2 के। बेटा जी गलत क्यों बता रहे हो आप लोग मुझे? अभी तो मैंने जस्ट बताया आप लोगों को। गलत की मत बोलो बेटा, ऐसे थोड़ी करते हैं, ठीक है? चलो गलत मत बताओ प्लीज। हाँ, अब देखो यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, किसने सपना व्हाट इज हैपनिंग टू यू बेटा? 3 क्यों बोल रही हो? शिवानी मिश्रा, वाई बी, बी नहीं होगा, ए आएगा, है ना? वेरी गुड कौशल, शिवानी शर्मा, अंजू, विष्णु, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। जितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, ठीक है? सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट इज ए नॉट बाय 2k। सॉरी सर, ध्यान नहीं दी। देखो ऐसे अगर आप ध्यान एग्जाम में नहीं दोगे ना, तो बस फिर पता है इस एक ध्यान ना देने का मतलब 6 महीने होता है। ठीक है। हाँ जी शिवानी मिश्रा बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? ओके, अब मैं ना थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में चलना चाहता हूँ। कैसे? थोड़ा सा इसके ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना? ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते होते हैं। सो ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो एक तो आपको अच्छा वाला पता है, मैंने आपको पूरा ग्राफ का टॉपिक पढ़ाया था। ऑब्वियसली बात, चलो सॉरी, बैच में पढ़ाया था तो ऑब्वियसली सबको तो नहीं पढ़ाया होगा, कोई बात नहीं। मैं एक हम स्पेशल वीडियो करेंगे सिर्फ ग्राफ्स के लिए, अभी के लिए आप वैसे ही देख लो इसको। सो ग्राफ के टॉपिक में एक पहला ग्राफ मान के चलो मैं प्लॉट करना चाहता हूं इसके अगेंस्ट में। इधर तो मैंने ले लिया आर रेट ले लिया, और इधर मैंने ले लिया कंसंट्रेशन ले लिया। बेटा जी अब कंसंट्रेशन कुछ भी आती रहे, रेट तो कांस्टेंट ही आएगा। बोलो बोलो, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कंसंट्रेशन को कुछ भी ले लो एक्स वाई जी, रेट का तो ग्राफ सीधा सीधा ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है हमें इसमें तो कंफ्यूजन होने का, ठीक है ना? बिल्कुल सीधा सीधा ग्राफ आ जाएगा रेट का। इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से, ठीक है? हाँ जी। अब उसी के अलावा अगर मान के चलो मुझे अगला ग्राफ जो यहाँ पे बनाने का मन कर रहा है, मैं अगला ग्राफ जो बनाना चाहता हूँ, सेकंड ग्राफ दैट आई वुड लाइक टू मेक इज फॉर, लेट्स सपोज हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं टी हाफ और ए नॉट के अगेंस्ट, है ना? सो अभी अभी हमने इसका रिलेशन डिराइव किया था बेटा जी। ए नॉट पे डायरेक्टली वेरी कर रहा है टी हाफ, है ना? ये देखो डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है? तो बस सीधा सीधा ग्राफ चला जाएगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। इस तरीके से हमारा बिल्कुल सीधा का सीधा ग्राफ चला जाएगा। बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं कि हमारा जो ग्राफ है दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब इसके अंदर थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कि इसके अंदर मेरे को क्या समझ में आया। देखना, ध्यान से देखना। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे स्लोप की बात कर लेता हूँ, स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा के बराबर हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2k, है ना? क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, यही लिख देता हूँ चलो मैं। इक्वेशन क्या थी टी हाफ की? टी हाफ का इक्वेशन था a नॉट बाय 2k, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx। x तो मुझे दिख गया कि a नॉट है, तो m कितना हो जाएगा, यानी कि स्लोप हैज टू बी इक्वल्स टू 1/2k। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज माय स्लोप। हाँ जी भाई बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। सो ये दोनों के दोनों ग्राफ्स आपको मालूम होने चाहिए। दो ग्राफ्स मैंने बताए, एक ग्राफ मैंने आपको बताया किसके अगेंस्ट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, दूसरा टी हाफ वर्सेस ए नॉट। वेरी इजी, ठीक है? और डेप्थ में हम जाएंगे थोड़ा सा रुक के, है ना? एक एक करके हम लोग सबके, क्योंकि देखो ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा करने हैं, एक ही टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ना हमें। दैट शुड नॉट बी द गोल, दैट इज नॉट द गोल, ठीक है? आई होप सभी को ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बताओ मुझे बच्चों, ठीक है? एम्पेरिकल रेट लॉ सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना है, सिमिलर फैशन में सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का देखो मैं नहीं डिराइव कराऊंगा, सेकंड का मैं करवा दूंगा। थोड़ा आना चाहिए ना आपको, क्योंकि देखो रिवीजन है। किसी को यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर, ठीक है? ओके।
विष्णु बोल रहे हैं उसे पता है ध्यान नहीं देने की कीमत। बिल्कुल बिल्कुल। और हाफ लाइफ का स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेस, यस हाफ लाइफ का स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेस। इस तरीके से हमारा ग्राफ इंक्रीज करता रहेगा। ये दो ग्राफ्स हैं बच्चों जो कि आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, गलती मत कर देना इन ग्राफ्स के अंदर। चलूं आगे, चलूं अगले टॉपिक की तरफ मूव करूं। ठीक है, ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा एम्पेरिकल रेट लॉ सबसे आसान टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन अड़ गए तो बस मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो बच्चों मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, हर टॉपिक की देखो डिटेल इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो हम लोग यहां पे करना चाहते हैं दैट इज अबाउट द अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, फिर अर्हीनियस इक्वेशन का हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सो आर यू गाइस रेडी फॉर अर्हीनियस इक्वेशन? चलिए ठीक है, सो मैं यहाँ पे आप लोगों को अर्हीनियस इक्वेशन करा देता हूं। देखो बेटा अर्हीनियस इक्वेशन का मीनिंग ही क्या होता है। अर्हीनियस इक्वेशन क्या करती है, हमें ये वेरिएशन देती है रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना, कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है, उसी चीज को हम लोग अर्हीनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। चलो उसकी थोड़ी सी डेप्थ समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने 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 अलग अलग क्वेश्चन लगाएंगे। देखो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डायरेक्ट इक्वेशन, इतना भी क्रैश नहीं करना। क्रैश कोर्स है, मतलब ऐसा मतलब नहीं करना कि हमें आपकी नॉलेज को क्रैश कर देना, नहीं क्रैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं पीछे का बताऊंगा ना हल्का फुल्का, ताकि जो बच्चा नया भी बैठा है उसको दिक्कत ना हो, महसूस ना हो ज्यादा। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, देखना अब ध्यान से देखना कि हम लोग इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। फ्रॉम वेंट ऑफ इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन, अगर मैं फ्रॉम वेंट ऑफ इक्वेशन की बात करता हूं, वेंट ऑफ इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या था, डी एल एन के इक्विलिब्रियम, अगर के इक्विलिब्रियम का करें विद रिस्पेक्ट टू डी टी, है ना, इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाय में आर टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूं, ये हमारी वेंट ऑफ इक्वेशन से आती है इक्वेशन निकल के। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूं। वेरिएशन से मतलब क्या है कि मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको डील करना चाहता हूं। सो व्हाट कैन आई राइट लाइक दिस कि डी एल एन K1 अपॉन K2, है ना। K1 अपॉन K2 से मेरा क्या मतलब है कि अलग अलग, क्योंकि K इक्विलिब्रियम को हम K1 अपॉन K2 की टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हमने किया, तो इज इक्वल्स टू dt इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बन जाएगा, दिस इज E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस का आपने खासम खास ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मैंने लिखा, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने के इक्विलिब्रियम को लिख लिया, इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिख लिया, और मैंने कुछ भी यहां पर नहीं किया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? व्हाट आई मीन टू से इज कि मान के चलो कि एक इक्विलिब्रियम, मैं साइड में बता देता हूं थोड़ा सा, ये मैंने K1 अपॉन K2 किस प्रकार लिखा ताकि तुम्हें गलती ना लगे। देखो बेटा जी, अगर हाइपोथेटिकल रिएक्शन में फिर से कंसीडर करता हूं, मैं आपको पूरा डिराइव करके दिखा रहा हूं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन अगर कंसीडर करूं कि A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, है ना, A अगर इक्विलिब्रियम में B के संग है, तो फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, बैकवर्ड का जो है वो K2 है। ये मेरे रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू है। सो व्हाट कैन आई राइट, सो K इक्विलिब्रियम डैश कैन बी रिटन एज K1 अपॉन K2, और एग्जैक्टली K इक्विलिब्रियम आ जाएगा मेरे पास, दैट इज K2 अपॉन K1। सही है, सो मैं K1 अपॉन K2 कर रहा हूं तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे E1 अपॉन E1 माइनस E2 हो जाएगा, मतलब मैं ऑपोजिट कर रहा हूं। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बोलो भाई, बोलो, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब इसी के अंदर थोड़ा सा हम लोग खेल खेलते हैं, इसी के थ्रू हम लोग, देखो बेटा जी, गोल अल्टीमेटली क्या है, गोल हमें पहुंचना यहीं तक है। आपको अर्हीनियस इक्वेशन आप सबने भली भांति देखी हुई है, हमारी अर्हीनियस इक्वेशन कैसे बनती है, K इज इक्वल्स टू A अपॉन E टू द पावर माइनस EA बाय RT, है ना। गोल हमारा यहीं तक पहुंचना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे इस गोल तक पहुंचे कैसे। इसीलिए हमने शुरुआत करा कहां से, हमने वेंट ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट करा यूजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके अंदर बस मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो व्हाट डू आई गेट, क्या मुझे यहां से ये दिखेगा, DLN K1 माइनस DLN K2, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने अंदर सॉल्व करने जा रहा हूं, अपॉन dt इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम E1 माइनस E2 अपॉन RT स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने से कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट DLN K1 अपॉन dt माइनस DLN K2 अपॉन dt। ठीक है, ये बन गया, इज इक्वल्स टू, इसको भी अलग अलग कर लिया मैंने, E1 अपॉन RT स्क्वायर माइनस E2 अपॉन RT स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, सो इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूं, इन जनरल ये लिखा जा सकता है बेटा जी, इन जनरल ये लिखा जा सकता है कि DLN
इन जनरल मैं लिख सकता हूं कि डी एल एन ऑफ के डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हमारी बन गई। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि मैं इसके साथ डील कैसे करने वाला हूं, है ना भाई। अब तुम्हें हल्का हल्का घुस रहा होगा दिमाग में कि मैं इसके साथ में डील कैसे करने वाला हूं। हाँ जी भाई बोलो फटाफट से, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जितना भी टी वाली चीज है सबको एक साइड ले लेता हूं और फिर इसको सॉल्व करता हूं फर्दर। सो मैं यहां पे एक डंडी खींच के टी वाली चीजों को एक साइड ले गया तो ये क्या बन जाएगा, डी एल एन ऑफ के इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। बस कुछ भी नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा यहां पे, व्हाट डू वी गेट, इधर से मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ln k is equals to integration of EA upon RT square into DT। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा so it will become ln k। अरे क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ d ln k will be equals to just ln k। ln k is equals to यहां पे आ जाएगा मेरे पास EA upon R। t को कैसे सॉल्व करूंगा, t की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, ये तो आपको सॉल्व करना ही आता ही होगा भाई, आता है कि नहीं आता है। पावर में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं और उसी चीज को उससे डिवाइड भी कर देते हैं उसी कांस्टेंट से। इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स देखो मैं नहीं बता सकता, चलो बता ही देता हूं। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल क्या होता है कि मान के चलो मेरे को x की पावर n को इंटीग्रेट करना है, ध्यान से सुनना, x की पावर n को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, तो सिंपली क्या बन जाएगा, इट विल बी x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। ये बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना। अब इसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हमें अल्टीमेटली एक्सप्रेशन मिलेगा, व्हाट डू वी गेट, आई विल गेट ln ऑफ k इज इक्वल्स टू EA अपॉन R t की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, बोलो भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसके अंदर मैंने इसको सॉल्व करता गया। अच्छा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना बेटा जी, ये सारा का सारा जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग किस प्रकार कर रहे हैं, ये वाला हम लोग विदाउट लिमिट्स कर रहे हैं। जब भी इंटीग्रेशन को हम लोग विदाउट लिमिट्स करते हैं तो साथ में कांस्टेंट भी ऐड होता है। सो बस यहां पे मैं कांस्टेंट ऐड कर दूंगा जब मैंने इंटीग्रेट किया, दैट इज ln ऑफ a। हाँ भाई बताओ मेरे को, ये ln ऑफ a वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, यहां पर ये साथ में ln ऑफ a आपको ऐड करना ही पड़ेगा। बस इसको सॉल्व करूंगा तो साथ में एक और मैंने लगा दिया, दिस इज माई ln ऑफ a। ठीक है, सॉल्व किया, बस अब कुछ नहीं करना, आपने इस पूरे को एक तरफ रखना है, ln को एक तरफ ले जाना है और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, वी आर गोइंग टू गेट, एक पेज और ऐड कर लेता हूं। सो मुझे यहां से पूरा का पूरा सॉल्व करके इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, यानी कि ln ऑफ k माइनस ln ऑफ a इज इक्वल्स टू -EA बाय RT यहां पे आ जाएगा। सो इट विल बी ln ऑफ k अपॉन a इज इक्वल्स टू -EA अपॉन RT, है ना। सो ये क्या आ जाएगा, k अपॉन a इज इक्वल्स टू e की पावर -EA बाय RT। सो k आ जाएगा a इंटू e की पावर -EA बाय RT। ठीक है, ये क्यों डराइव करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्टीमेटली एक्सप्रेशन तो देखो सबको मालूम है कि यही आता है ना, एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बट इसको डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके ओके, आई होप आपको ये अरेनियस वाली बात पूरी पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन को मैंने आपको डेराइव करवा के दिखाया यूजिंग द वेन टॉफ इक्वेशन, बहुत ही आसान था। ठीक है, आओ चलो अरेनियस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरेनियस का क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार लगाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हमें करना आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें वही वाले यूज करने हैं। ठीक है, ओके, यहां पर किसी का डाउट है मैं देख लेता हूं पहले। सुलोचन दास मोहंता का डाउट है सर आईआईटी जैम के लिए सफिशिएंट है। बेटा जी मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत करो तुम, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बट अभी तो आईआईटी जैम दूर है तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप इन क्रैश कोर्सेज पर रिलाई करो। इट्स बेटर यू टेक अ प्रॉपर बैच। ठीक है, इट इज मच बेटर इफ यू टेक अ प्रॉपर बैच बेटा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमको दे रखा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जान नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कहता है द रेट लॉ फॉर वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ द पायरोलिसिस ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा CH3CHO है, इथेनॉल की बात चल रही है। पायरोलिसिस ऑफ pyrolysis of this at 520 degree Celsius and 0.2 bar pressure is given by this। रेट का हमें ये बेटा जी इक्वेशन दिया हुआ है, the overall activation energy E in the terms of rate law is what, है ना। हमें एक्टिवेशन एनर्जी E के बारे में कमेंट करना in the terms of rate law। करोगे, ट्राई करोगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी जो मैंने डेरिवेशन करी है ना उसी पे बेस्ड है मोर और लेस। हाँ जी भाई बोलो,
समझ में आया कि नहीं आया, है ना? क्योंकि अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं तो वो लॉग ऑफ लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना? सो उस हिसाब से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट देता हूं मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपने जाना, अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पे हमने कौन सी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोला है। अभी जो मैंने आपके साथ ये डेरिवेशन किया बेटा जी, इस डेरिवेशन के अंदर अंदर आपने ध्यान में रखना है कि लास्ट में हमारा ये जो EA आ रहा है, EA हर चीज बता देते हैं कौन सी चीज क्या है, कि एज यूजुअल इज माय रेट कांस्टेंट, उसके बाद आप कर सकते हो स्टार्ट, इज माय रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए जो हो जाएगा दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इनको और भी नामों से जाना जाता है, किन नामों से जाना जाता है बाद में बताएंगे। देखो काइनेटिक्स में ना ये प्रॉब्लम है, अगर मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख देता हूं ना तो दिक्कत आती है, इसीलिए डिराइव करना पड़ता है मुझे हर बार थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए देखते हैं क्रैश कोर्स में हम मैक्सिमम जितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज थोड़ी थोड़ी रह ही जाती है, ठीक है। सो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर EA मेरा क्या हो जाएगा, EA इज माय एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एंड T इज द टेम्परेचर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं है इस एक्सप्रेशन में, वेरी इजी वेरी सिंपल। हाँ जी भाई बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अब इसी के बेसिस पे वी हैव दिस क्वेश्चन ओवर है, इस क्वेश्चन को एक बार हम क्यों ना ट्राई करें। ये वाला था नहीं, ये नहीं था, ओके दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव हियर। आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं पूरा का पूरा, जल्दी से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। करो ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूं इस क्वेश्चन को करना। हरी अप, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट, जल्दी करो। ओके कुछ लोगों का प्लीज ट्राई इट आउट, ट्राई कीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। रॉन्ग है क्वेश्चन, K1 ऊपर नीचे K4, K1 ऊपर नीचे K4 होना चाहिए। ओके इज देयर सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन? यस देयर इज प्रॉब्लम, क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेटा, ये देखो दोनों जगह K1 और K1 है, देयर इज सम मिसप्रिंटिंग। HODC आप सही बोल रहे हो, यस देयर इज सम मिसप्रिंटिंग बेटा जी, है ना। अब अकॉर्डिंग टू आप जो बोल रहे हो, यू आर सेइंग कि नीचे यहाँ पे K4 होना चाहिए। लेट मी चेक विद द क्वेश्चन कि क्या इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या है ना। ऐसे नहीं आंसर दे दो, पहले एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दो मुझे बस, आई विल चेक द क्वेश्चन फॉर यू राइट अवे। नेट जून 2012 है ना। Here we have yes you are right, you are right, there is some problem in the question. नहीं सी तो होगा, बट आपको देखो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहां पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है बेटा जी, देखो यहां पर इन्होंने ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, दिस इज K2 K1 और यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K4, ठीक है, पावर हाफ, यस दिस इज द क्वेश्चन, सही बोल रहा है ये, ठीक है, याद कर रखे है तूने क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा ओके ठीक है। सी विष्णु आई डोंट हैव टू सी ना कि बैच में क्या हुआ, आई हैव टू सी कि सबको टारगेट करना है, यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं, है ना, विच माइट नॉट बी इन दी बैच ऑल्सो। क्रैश कोर्स का पर्पस यही है कि भाई जो लोग बैच में नहीं है वो लोग भी सीखे कि क्या चल रहा है, क्या करना है क्वेश्चंस में, ठीक है भाई,
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ थी यहां पर इन्होंने बस गड़बड़ ये कर रखी थी कि प्रॉब्लम इसमें ये हो गई थी कि इसमें इन्होंने नीचे K1 दे दिया था। इट शुड नॉट बी K1, इट शुड बी K4। K4 के अकॉर्डिंग आप करेंगे तब आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा बच्चों। K4 के अकॉर्डिंग इसको कीजिए, ठीक है। यस, इट शुड बी K4। हाँ, और उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना, इसको करने का तरीका क्या है, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, दोनों तरफ उठा के लॉग ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे K ओवरऑल देखना है, सो K ओवरऑल क्या हो जाएगा, इट विल बी K2 K1 बाय 2K4 1/2। ठीक है, बस इसमें क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप दोनों साइड्स पे लॉग ले लोगे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे लॉग ले लीजिए, और लॉग लेते ही जो लॉग ऑफ के ओवरऑल हो जाएगा उसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी टोटल बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स कट जाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हेन यू रीच टू द आंसर, आंसर शुड बी थर्ड। आई होप इट इज क्लियर। जिन लोगों से नहीं हो रहा है प्लीज बताइए। ओके, एचओडीसी, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर मेरे को सिर्फ एक दो लोगों के हिसाब से नहीं बताना, मुझे सबके हिसाब से बताना है। ठीक है ना, सो डू नॉट मेक इट हेस्ट, डू नॉट हेस्ट इट। ओके, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन सिट साइलेंट, ओके, एंड इफ यू हैव अ बिग प्रॉब्लम यू कैन जस्ट एग्जिट। आप नहीं तो आराम से देखो। ओके, मेरे को सबके लिए बताना है। आई कैन नॉट जस्ट मेक एनी हेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए बस इसको फटाफट फटाफट बताता रहूं एंड रेस्ट ऑफ द पब्लिक यहां पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट सिंपली डू दैट। ये डाउट सेशन नहीं है एक, है ना, दिस इज अ क्रैश कोर्स। यहां पर मुझे एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा पहले एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो, ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देयर मस्ट बी नॉट एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया हमने। देखो, ऑप्शन देख के आप डायरेक्टली भी पता लगा सकते थे। अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी पता लग सकता है कि क्या हमारा आंसर आने वाला है। देखो ना, यहां पर K2 है, देखो इधर क्या साइन आ जाएगा, प्लस, क्योंकि लॉग लेंगे तो जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है वो प्लस में अपीयर हो जाएंगी, और जो चीजें डिवाइड में होती है वो माइनस में अपीयर हो जाएंगी। उस हिसाब से भी आप डायरेक्टली शॉर्टकट के हिसाब से बता सकते हो, बट इफ यू वांट टू सॉल्व इट तो बस आप लॉग लेके फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शंस को देख के भी आप क्विकली कैच कर सकते हो कि इसका क्या ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में यहां से भी आपको करवाना चाहता हूं। अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन कहता है एन एग्जांपल ऑफ द रिलैक्सेशन मेथड ऑफ मेजरिंग रेट्स। रिलैक्सेशन मेथड कब यूज करते हैं हम लोग, जब हम लोगों को एकदम से रेट में चेंज आता है और हम उसको मेजर करना चाहते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये रिलैक्सेशन मेथड हम लोग तभी यूज करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ सडन जंप बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज और बिकॉज ऑफ द पीएच चेंज। ध्यान रखना। तो यहां पे अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दे रखा है, कहता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, स्टॉप्ड फ्लो टेक्निक, टेम्परेचर जंप एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। इस तरीके के रिलैक्सेशन टाइम मेथड के लिए हम लोग हमेशा कौन सा यूज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर जंप या फिर पीएच चेंज। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए कि थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। ठीक है, ओके बच्चों, सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। बट इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी यहां पर पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि देखो वहां से हमें काफी कुछ देखने को मिलता है। सो नेम ऑफ द टॉपिक इज कोलिजन थ्योरी की, हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की यहां पर बात करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। और यस, यू आर राइट कि बैच, सर ये बोर्ड पर लिख दीजिए। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैंने ये क्या बताया कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कब कब यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाल दी, टाइम लग रहा है वेस्ट। ओके, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये वाली चीज हम लोग कब यूज कर सकते हैं, वी कैन ओनली यूज रिलैक्सेशन मेथड
फॉर व्हाट एक्सपेरिमेंट्स? टेम्परेचर जंप और पीएच चेंज, ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इन पीएच चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी दी टेम्परेचर जंप। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बता दिया मैंने आपको लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अब मैं आपके साथ में बेटा जी अगली थ्योरी यहां पर लेना चाहता हूं, दैट इज कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरी, थोड़ा सा देखो मुझे बताना पड़ेगा। जिन लोगों ने बैच में कर रखा है आई नो उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि दे हैव डन इट ऑलरेडी, पर जिन्होंने नहीं कर रखा आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं कि कोलिजन थ्योरी किस बारे में बात करता है। देखो बेटा जी कोलिजन थ्योरी की जब मैं बात करता हूं, सो आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब बायोमोलिक्यूलर से मेरा क्या मतलब है कि दो ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन की मैं बात करने वाला हूं। चलो एक रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूं। लेट्स सपोज मेरी एक रिएक्शन है कि A प्लस बी आपस में टक्कर मार के पी दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो यहां पर आपने ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, कोलिजन्स वाली बात अगर आपको याद हो बैच में, चलो बैच का मैं कोई भी एग्जांपल नहीं देता, ठीक है, क्योंकि मैं, आप प्लीज ये बात नहीं भूल सकते हैं कि आई हैव टू टारगेट एवरीबॉडी, ओके। मैं ऐसे नहीं रैंडमली करवा सकता, थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है, तभी आपको, जिन्होंने नहीं पढ़ा बैच, व्हाट अबाउट देम, ओके। सो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं कोलिजन देखता हूं इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर देख लेना। इसको हम लोग किस चीज से बताते हैं, ये चीज होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये वाली चीज हमने गैसियस स्टेट में भी पढ़ी थी और इसकी पूरी डेरिवेशन करा था कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सो इसको Z से डिनोट करते हैं। इफ आई वांट टू गिव एक्सप्रेशन फॉर ZAB, इट इज सिंपली इक्वल्स टू पाई सिग्मा AB का होल स्क्वायर। यहां पे आपको मालूम होना चाहिए दिस सिग्मा AB वाज द मॉलिक्यूलर डायमीटर, ठीक है, इंटू किसके बराबर आता था ये 8 kBt डिवाइडेड बाय म्यू पाई की पावर हाफ Na स्टार इंटू NB स्टार, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकल के आता था। आई एम नॉट गोइंग टू, यहां पे बस एक बात का ध्यान रखना कि जो सिग्मा ए बी हो जाएगा दैट इज रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, इसको मॉलिक्यूलर डायमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। यहां से भी आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, ठीक बात है भाई। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन लगाता हूं बेटा जी कि इफ ऑल द कोलिजन्स आर एफिशिएंट, इफ ऑल द कोलिजन्स आर एफिशिएंट, कोलिजन्स आर एफिशिएंट मतलब क्या है, देखो सारे के सारे कोलिजन्स कभी भी एफिशिएंट नहीं होते हैं। एफिशिएंट कोलिजन उन्हीं को कहा जाता है जिनके पास प्रॉपर एनर्जी होती है या फिर और साथ ही साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होता है। अब मैं मान के चल रहा हूं, मैंने हाइपोथेटिकली मान के चला कि सारे के सारे कोलिजन्स मेरे इफेक्टिव हैं। अगर सारे कोलिजन्स इफेक्टिव है सो मेरा जो रेट हो जाएगा, रेट किसके बराबर हो जाएगा, आर मैक्स के बराबर हो जाएगा, अरे मैक्सिमम के बराबर। सो ZAB जो हो जाएगा दैट हैज टू बी इक्वल्स टू Z मैक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड R मैक्स जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू Z मैक्स। कैसे पता चला ये बात, कैसे मैंने लिखी है, कैसे लिखी भाई, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सारे ही कोलिजन्स इफेक्टिव हैं तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उसी पे तो रेट डिपेंड करेगा भाई, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे तो मेरा रेट डिपेंड करेगा अल्टीमेटली फिर, ठीक है। बस इसी कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। सो आइए इस चीज को हम समझते हैं। सो सिंपल सी बात है, मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां से मेरा क्या बन जाएगा, यानी कि R max has to be equals to the Z max। Z max का एक्सप्रेशन मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इट इज इक्वल्स टू dN by dt। इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है। dN की बजाय एक काम करता हूं मैं dA ही लिख देता हूं क्योंकि हम लोग रेट की बात ही कर रहे हैं, dA भी लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम पाई, जो पीछे एक्सप्रेशन हमने किया, पाई सिग्मा स्क्वायर AB इंटू 8 kBt डिवाइडेड बाय म्यू पाई की पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, Na स्टार एंड NB स्टार, ठीक है। ये कॉमन नहीं आएगा बीच में, मल्टीप्लाई में है सारा कुछ, सो NB स्टार। यहां पे ध्यान रखना ये जो हो जाएंगे ये Na स्टार और NB स्टार, ये ध्यान रखना कि जो Na स्टार है या फिर ये NB स्टार है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यह हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या समझाया कि आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है अगर आपको यहां पे करना है। सो बाय कोलिजन थ्योरी हम लोग इजीली ये बता सकते हैं। हाँ जी भाई, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? बोलो भाई फटाफट बोलो,
इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई हो और आपको यह भी बताओ कि एन ए स्टार और एन बी स्टार हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सो मैं ए और बी किस तरीके से दे सकता हूं? सो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी अगर मेरे को यहां पे देनी हो, सो हाउ कैन आई राइट? आई कैन सिंपली राइट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बिकम एन ए स्टार, it is equals to the molecules which can be written as, sorry, कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे दे सकते हैं हम लोग। और सिमिलरली अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ बी देनी है, क्योंकि बायोमोलिक्यूलर है तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, सो द कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एन बी स्टार, है ना? अब मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करता हूं कि ए प्लस बी गिविंग मी प्रोडक्ट्स। अब अगर ए प्लस बी मुझे प्रोडक्ट्स दे रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट लाइक दिस, यानी कि जो मेरा रेट हो जाएगा यहां से, व्हाट कैन आई राइट, कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, K2, इसको मैंने K2 बोल दिया, ये लो, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। यहां पे मेरी एक इक्वेशन हो गया। K2 को मैंने क्या बोला? दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन का ये वाला मेरा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, इस बात को आपने नहीं भूलना है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं और फाइनली अगर मैं इसको कंपेयर करके यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन एज वेल, सारा नहीं डेराइव कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अगर मैं इसको लास्टली आपस में मिला के करता हूं तो मेरे को यहां से K2 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, K2 का जो फाइनली वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू NB इनटू पाई सिग्मा स्क्वायर AB 8 KBT, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू अपॉन पाई की पावर 1/2, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी जरूरी, इस एक्सप्रेशन से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट आई एम गोइंग टू गेट। हाँ जी भाई, ध्यान से सुन लेना, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। बोलो भाई, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सो दिस इज द एंटायर एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगा यहां पे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो ये कोलिजन स्टेट थ्योरी है। बेसिकली कोलिजन थ्योरी का कहना क्या था? कोलिजन थ्योरी इस बारे में बात करना चाहती है, ओके, कोलिजन थ्योरी इस बारे में कहना चाहती है कि जो भी हमारे कोलिजन हो रहे हैं, अगर मैं उनको इफेक्टिव कोलिजन मानूं तो मेरा जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसकी मदद से हमको रेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सो हमने उस कॉन्सेप्ट को इसके साथ मिलाया और हमारा अल्टीमेटली K2 का एक्सप्रेशन निकल के ये आता है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, इसके बाद और भी डेरिवेशन है, बट अगेन वी कैन नॉट गो इनटू द डेरिवेशन, देयर इज नो नीड, आपको यहां तक समझने के लिए बहुत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आता है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके, हटा दूं मैं थोड़े से ये बीच वाले, ओके, ये भी हो गया। ओके, ऑलराइट, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ये भी हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने अरेनियस किया था, उसी टाइप पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ द यूनिमोलिक्यूलर, पहले मैं कोलिजन का ही क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आप देखो जैसे यहां पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोलता है? कहता है वन ऑफ द assumptions means in the reactivated complex है, बहुत खराब पीडीएफ बना दिया। चलो पहले हम यही करते हैं, उसके बाद देखते हैं वो वाला क्वेश्चन, विल गो टू दैट एज वेल। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वाज 2.66 into 10 की पावर -1 and 2.2 into 10 की पावर -1 at T is equals to 120 Kelvin and 360 Kelvin. The rate constant at 240 Kelvin would be, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे, ठीक है जी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ये जो है बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा, आप यूज कर सकते हो, अपने अरेनियस का भी यूज कर सकते हो, उसके तरफ से भी दिमाग लगा सकते हो। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, ट्राई कीजिए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मैं सिखाता हूं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लीज डू इट। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है बेटा जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला या फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला। प्लीज रिमेंबर, ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूं कैसे करोगे।
ओके, आई शैल सी योर आंसर्स। ओके, आई कैन नॉट सी एनी आंसर्स। देखो बेटा जी, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है और इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। इधर ही हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है जब भी कभी हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझना होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। यूजुअली फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए ये बात वैलिड होती है। तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ज्यादातर रिएक्शंस के लिए ये बात वैलिड होती है, ज्यादातर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है हमेशा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये बात हमेशा सत्य है, हमेशा याद रखना। अब इसको ना हम लोग 2 थ्योरीज का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं। जब भी हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है तो बेटा जी 2 थ्योरीज हमारे काम आती हैं। अब वो 2 थ्योरीज कौन कौन सी है? एक को तो बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट, समझाता हूं ये चीज क्या होती है। और दूसरी थ्योरी हम लोग जो यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अरहेनियस इक्वेशन। आज हम यहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे, अरहेनियस इक्वेशन। यह 2 प्रकार की थ्योरीज का इस्तेमाल करके हम लोग अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमेशा समझ सकते हैं और इन्हीं के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो आज बेटा जी मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करने वाला हूं। याद रखना, इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को? कभी क्यू से भी कर सकते हैं, ईटा से भी करते हैं, थीटा से भी करते हैं और फाई से भी करते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल है, ज्यादातर थीटा या फाई से करते हैं। सो आप लोग किसी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मतलब सिंबल कोई और देखो तो वहां पे घबरा मत जाना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी बात है, कहता इट इज द रेशो, यह एक ना प्रकार की रेशो होती है, रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट। यह रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट होती है, इट इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो भी रेट कांस्टेंट की रेशो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स सेपरेटेड बाय 10 केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब इस चीज को और डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कहने का अभिप्राय क्या है। देखो, अगर मेरे को मैथमेटिकली लिखना हो, मैथमेटिकली क्या लिखा जा सकता है? मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट कि थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू के कितने टेम्परेचर पे? T+10 पे, डिवाइडेड बाय के कितने टेम्परेचर पे? T पे। ये हमारी काम की इक्वेशन बन जाएगी। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, है ना। अब इसमें ध्यान में रखना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए, ज्यादातर रिएक्शंस के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है ना वो 2 से 3 के बीच में ही होती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं लिख देता हूं, मोस्ट ऑफ टाइम्स थीटा की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर के 2 to 3 के बीच में ही होती है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। और ज्यादातर यूजुअली क्या होता है? थीटा जो होता है वो 2 के बराबर ही आता है। इस बात को प्लीज भूलिएगा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर याद रखना है कि जो थीटा है वो 2 आता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेट कांस्टेंट जो है वो दुगना हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट कैन आई राइट? आई कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, यानी कि रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यानी कि रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T into theta is equals to rate constant at temperature T+10, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन का यूज करते हुए लेट्स डू दैट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन कि उस क्वेश्चन में क्या बात करना चाहता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है वो वाला। आओ उस क्वेश्चन को एक बार नजर डाल देते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन था। अब इन्होंने बेसिकली क्या दिया हुआ है? इन्होंने मुझे 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर रेट कांस्टेंट्स दिया हुआ है और बोला है किस किस पे दिया हुआ है। यानी कि एक टेम्परेचर तो इसने यूज किया हुआ है कि कौन सा वाला? 120 केल्विन, एक ने रखा है 360 केल्विन और 240 केल्विन पर पूछा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो एक और एक्सप्रेशन जो कि आपने, पहले मैं आप लोग के आंसर चेक कर लूं कि इफ यू हैव गिवन एनी एक्सप्रेशन और नॉट, और इफ यू हैव एनी आंसर और नॉट। नो, आई कैन नॉट सी एनी आंसर्स। बेटा जी व्हाई आर यू नॉट डूइंग? प्लीज डू करो भाई, साथ साथ करो,
साथ साथ नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा करने में, ठीक है। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट से ही एक चीज और जो आपने ध्यान में रखनी है, हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि जो K2 होता है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू K2 इंटू थीटा डेल्टा टी बाय 10। सही है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। 10 क्यों लगा दिया, क्योंकि 10 डिग्री के टेम्परेचर से चेंज में आता है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा उससे निकल के आ जाएगा। अब देखो इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगेन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बस इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, K1 की वैल्यू दे रखी है। K1 जो इसने मेरे को दिया है वो ये दिया हुआ है, जो भी K1 और K2 है उसकी वैल्यूज को आप लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज 2.66, राइट। 2.66 इंटू 10 की पावर -1 सेकेंड। सिमिलरली इसने K2 भी दिया हुआ है, दैट इज 2.2 इंटू 10 की पावर -1। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा, और इन्होंने मुझे जो T1 दिया है, T1 का वैल्यू दिया है 120 केल्विन, और T2 का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 360 केल्विन। बस कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। सो यहां से मुझे मिल जाएगा थीटा की पावर, थीटा की एक पावर मिल जाएगी, जो भी थीटा की पावर आ रही है, क्योंकि देखो डेल्टा टी अपॉन 10 है ना, यहां पर डेल्टा टी कितना आ जाएगा, इट विल बी 360 माइनस 120, है ना, ये आ जाएगा मेरे पास। सो यहां से मेरे को मिल जाएगा 24 आ गया। अब इस 24 के हिसाब से अगर मैं इसको करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 2.2 इंटू 10 की पावर -1। मतलब बस कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर लेंगे। सो हमें यहां पे आंसर मिल जाएगा 1.2 मिल जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब इस 1.2 के हिसाब से हम अगर K3 के हिसाब से इक्वेशन को पुट करते हैं, अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे, ये थीटा मुझे यहाँ पे मिल गया, अब K3 का एक्सप्रेशन लिखो तो उसमें K1 यूज कर लेना और थीटा पुट कर लेना और आपका टेम्परेचर डिफरेंस ले लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे ही मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेट में मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन यूज द एक्सप्रेशन सेम फॉर K3। सो K3 के लिए क्या बन जाएगा, K3 कैन बी रिटन एज, देखना ध्यान से, K3 कैन बी रिटन एज K1 इंटू थीटा डेल्टा टी बाय में 10। अब K3 के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, क्योंकि K3 हमको निकालना था। सो K3 इज इक्वल्स टू K1, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका दे रखा है, K1 इज गिवन टू मी, ये वाली वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 1.2। 1.2। अब की बार देखो टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अब की बार टेम्परेचर को 120 से 240 लेकर के जाना है। सो टेम्परेचर चेंज आ जाएगा 120 बाय में 10। सॉल्व कर लेना, K3 का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, और K3 की जो फाइनल वैल्यू यहां से निकल करके आएगी दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्या आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट। इस तरीके से करोगे बेटा जी आप ये क्वेश्चन। सो मैंने यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश की कि जब भी कभी आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। क्या क्या, एक इक्वेशन ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां से हमने पढ़ा, एक को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट, दूसरे को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा K2 इज इक्वल्स टू K1 इंटू थीटा अपॉन डेल्टा टी की पावर, सॉरी डेल्टा टी बाय 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, अल्टीमेटली ये वाला यूज होगा। ठीक है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये वाला एक्सप्रेशन आपको यूज करना है अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट यू आर सपोज टू यूज। इसी प्रकार आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हो। हाँ जी भाई बोलो, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी नहीं था यहां तक, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आपने ए आंसर दिया शिवानी, गुड। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, ठीक है, अगला टॉपिक जो मैं आपके साथ लेना चाहता हूं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट एंजाइम काइनेटिक्स, है ना, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सारे के सारे हम लोग सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे उठा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू टेक इज एंजाइम काइनेटिक्स, है ना, वो इसमें मेंशन नहीं है बट मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाना चाह ही रहा हूं। सो उसमें से भी हमें ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पर एक स्लाइड हम ले लेते हैं
जिधर हम लोग बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। ओके, ओवर हियर लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम काइनेटिक्स। फिर हम इसके साथ का एक आधा क्वेश्चन लगाते हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक मेरे से एक बार सीख लो कि इसके अंदर हमें क्या क्या बात करनी होती है। राइट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स क्या चीज होती है ना। एंजाइम समझ में आ गया तो फिर और भी अंदर घुस सकते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको, आओ देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं एंजाइम्स की बात करता हूं, सो व्हेनेवर आई से द वर्ड एंजाइम, सो एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट। यह एक प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, और कैसे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। दे आर दी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ध्यान में रखना इस बात का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज इसके बारे में, दे आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इनकी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है। आपने जैसे एक मॉडल भी पढ़ा होगा जिसको हम लोग लॉक की मॉडल के नाम से जानते हैं, लॉक की मॉडल, है ना। कई सारे मॉडल्स हैं एंजाइम्स की थ्योरी के लिए, बट एक लॉक की मॉडल काफी फेमस मॉडल है, ठीक है। और इसमें डिपेंड करते हैं, ओनली वर्क्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ऐसा नहीं कि कभी भी एंजाइम काम करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही ज्यादा इसमें ऑप्टिमम चीजों को हमें देखना पड़ता है। ऑप्टिमम कंडीशंस पे ही, जब हमारी कंडीशंस ऑप्टिमम होते हैं तभी मैक्स एक्टिविटी होती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर मैं इस चीज को एक ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर लेट्स सपोज इधर ऐसे मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, सो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इधर मैंने ले लिया पीएच। सो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही हमारा रेट मैक्सिमम होगा। अगर वो ये वाला पीएच है तो इस पीएच पे ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन मैक्स हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। पीएच ले लो और टेम्परेचर ले लो, यानी कि अगर टेम्परेचर उससे बढ़ा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, टेम्परेचर उससे घटा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सो एंजाइम्स की तो ये कहानी है। अब इसको थोड़ा सा इसके पीछे का मैथ्स देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते होते हैं एंजाइम से खूब सारे, ठीक है। चलो, अब मैं यहां पे आपको एक फटाफट से एक इक्वेशन पढ़ाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ इसको फटाफट से देख लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली, इसकी दूसरी हेडिंग क्या हो सकती है, दूसरा हेडिंग हम इसमें क्या डाल सकते हैं, दिस इज द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स कैटालिसिस, ठीक है। एंजाइम कैटालिसिस का क्या काइनेटिक्स होता है वो हम लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। आओ इसको देख लेते हैं फटाफट से किस तरीके से। एक बार मैं मैकेनिज्म इसकी बता देता हूं, मैकेनिज्म के थ्रू समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म से पहले ध्यान रखना, एस जो होगा वो मेरा सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट बोल लो या फिर रिएक्टेंट बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। ई जो हो जाएगा, ई के लिए, ई मैं किसके लिए डिनोट करूंगा, एंजाइम के लिए, ठीक है। पी डिनोट करूंगा मैं प्रोडक्ट के लिए, इसको साइड में रखते हैं। अब मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म इसकी किस प्रकार होती है, कहता है ई प्लस एस आपस में रिएक्ट करता है K1 और हमें मिलता है ES, ठीक है। इस ES को हम लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इज दिस क्लियर और नॉट बेटा जी। यहां पे सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अगर मान के चलो मेरे को इसी के हिसाब से, या फिर इसको हम इंटरमीडिएट के नाम से भी जान सकते हैं, can be written as intermediate as well, this is my intermediate। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे रेट लिखना हो, पहली के अकॉर्डिंग, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इफ आई वुड लाइक टू गिव द रेट, सो रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K1 इंटू E की पावर 1 इंटू S की पावर 1, है ना। ये हो जाएगा मेरे पास रेट, ओके। दिस इज क्लियर और नॉट, यानी कि इससे मुझे क्या मिला कि दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कि यह एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इज दिस क्लियर। अब सेकेंड चीज हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज अगर ES हमारा रहेगा तो ES आगे बढ़ेगा K-1 और ये वापस टूट जाएगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में।
दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहां इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं रेट लिखूंगा, सो रेट कैन बी रिटन एज k माइनस 1 ES की पावर 1, ये बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। और लास्टली ऐसा भी होगा कि कुछ ES जो है K2 रेट कांस्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में अलग अलग हो जाएगा। सो इसके लिए अगर मुझे रेट लिखना होगा, तो इसके लिए रेट कैसे लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू K2 इंटू ES की पावर क्या आ जाएगा, ES की पावर भी 1 आ जाएगा। यानी कि ये वाला भी फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सारी के सारी मैकेनिज्म आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि अगर मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर हो गया हो, सो लास्टली मैं आपको बस रेट का जो एक्सप्रेशन आता है मैं वही लिख के देना चाहता हूं, क्योंकि वही हमारे काम का होता है, बाकी सब चीजें काम की नहीं होती है। बीच में आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा के आपका जो फाइनली लास्ट में जो रेट का एक्सप्रेशन निकल के आता है, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और सिंपल इक्वेशन में आगे प्रोसीड करते रहेंगे। सो लास्ट एक्सप्रेशन जो आपका निकल के आता है, आई वुड लाइक टू राइट दैट एक्सप्रेशन ओनली, बस वही एक्सप्रेशन आपके काम का है, बाकी सब चीजें काम की नहीं है, ठीक है। सो यहां पे आपका जो रेट आता है फाइनली, दैट इज इक्वल्स टू K माइनस 2 E नॉट S डिवाइडेड बाय S प्लस KM, ठीक है। ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन निकल के आता है, जहां पे ध्यान में रखना कौन सी चीज क्या होती है, ये जो KM होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। डेरिवेशन में वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन, बस मैंने आपको एक बार मैकेनिज्म बता दिया कि मैकेनिज्म कैसा रहता है, डेरिवेशन में इसके घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, जो अभी लोग आ रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं, और केमिकल काइनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सो आज की क्लास में जो जो टॉपिक्स मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, और हाँ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं। सबसे पहले बेटा जी मैंने आपको पढ़ाया सिंपल सा, दैट इज द एम्पेरिकल रेट लॉ, जहां पे मैंने जीरो ऑर्डर को पूरा डिटेल में डिस्कस किया। फिर हम लोग पहुंचे अरेनियस इक्वेशन, और अरेनियस इक्वेशन को मैंने डेराइव करा के दिखाया। फिर हम पहुंचे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट और अरेनियस इक्वेशन दो तरीके होते हैं। अरेनियस इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने सिखाया कि इसको कैसे यूज करना है, फिर हमने इसके साथ का न्यूमेरिकल भी किया, एंड लास्ट में हमने किया कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में हमने ये जाना कि जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सारे इफेक्टिव मान के चलो। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं, इसका हमने ये छोटा सा एक्सप्रेशन किया। फिर लास्टली मैंने बताया कि एंजाइम्स क्या होती हैं, और एंजाइम काइनेटिक्स में हमारे पास माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिज्म के बाद बेटा जी मैंने इसमें रेट का आपको फॉर्मूला लिख के दिया, पूरा डेराइव नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ रेट के फॉर्मूला से काम चल जाएगा। दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो लोग अभी आए हैं उनको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे करते हैं स्टार्ट, की आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखो भाई, सो अगला एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम लोग आगे अगला टॉपिक उठाएंगे। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन हम लोग यहां से ले लेते हैं। ओके, ओके, सो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठाते हैं, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। ओके, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा, आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। कहते हैं डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस एसिटाल्डिहाइड फॉलो सेकंड ऑर्डर। देखो जी यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की बात की हुई है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ना। द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 400 हाफ लाइफ दे रखी है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 250 टॉर, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट बताना है, एंड हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ भी बतानी है। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द एसिटाल्डिहाइड इज 200 टॉर, ठीक है। सो 200 टॉर है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, एक मिनट देता हूं मैं आप लोगों को। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ये वाला, सेकंड ऑर्डर के हिसाब से आप लोग इसको ट्राई कीजिए। चलो चालू हो जाओ बच्चों, स्टार्ट प्लीज, स्टार्ट, हरी अप, स्टार्ट करो प्लीज, स्टार्ट, हरी अप।
ओके, लेट्स सी कि आप लोगों ने कोई आंसर दिया है कि नहीं दिया। ओके, आई कैन नॉट सी एनी आंसर फ्रॉम योर साइड, नो प्रॉब्लम बच्चों। एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा एक बार सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स सीख लेते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बहुत आसान है, फर्स्ट ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, पर सेकंड ऑर्डर एक बार देख लो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको जो पढ़ाया था, आई हैव टॉट यू अबाउट द जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आप लोगों को कि जीरो ऑर्डर कैसे निकला था हमारा एक्सप्रेशन, और उसके मैंने आपको ग्राफ्स भी बताए थे। ये हमारे ग्राफ्स आ रहे थे, दीज आर द ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इजी। बस इतना काम हमने कर लिया था। इसके बाद बेटा जी एक स्लाइड में ऐड कर देता हूं, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर भी बहुत आसान होता है, ये भी लिख देते हैं, आपके नोट्स में आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें के का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ये आता है। और इसमें जो टी हाफ की वैल्यू आती थी दैट इज 0.693 बाय के। बस इसमें एक बात ही काम की होती है कि हेयर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द सेकेंड ऑर्डर टुडे। इस सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे पहले हम लोग बेटा जी कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है। आओ एक बार मेरे साथ देख लो कि सेकेंड ऑर्डर में कैसे क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग, बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड ऑर्डर बहुत ही आसान है। मतलब सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है कि आप कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शंस इन विच ऐसे रिएक्शंस जहां पर इन विच द sum of powers of concentration of reactants is 2 in rate law equation, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इनको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या इस बात का, मान के चलो कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन गिव्स यू प्रोडक्ट। इन सबसे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। सो हाउ कैन आई राइट, सो मैं सिंपल सी बात है कैसे लिख सकता हूं कि डी, ठीक है, डी ऑफ प्रोडक्ट बाय डी टी कैन बी रिटन एज ए की पावर सम एक्स, बी की पावर सम वाई, सी की पावर सम जेड एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे आपने ध्यान रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो भी आ रहा है वो 2 के बराबर आना चाहिए। ये सारा कुछ मिला जुला के x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सो ऑन मिला के 2 के बराबर आना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। समझ आई बात की नहीं आई, तो सेकेंड ऑर्डर की ये बात बहुत क्लियर है, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 केसेस के लिए करेंगे। सबसे पहले फॉर सिंगल रिएक्टेंट, अगर मान के चलिए कि सिंगल रिएक्टेंट है तब क्या कहानी रहेगी। ठीक है, फॉर सिंगल रिएक्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर था। सबसे पहले हम लोग सिंगल रिएक्टेंट के लिए आपको बताते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट के लिए क्या स्टोरी है। सिंगल रिएक्टेंट का मतलब है कि ए जो है मतलब इज गिविंग मी प्रोडक्ट, इससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, सिंपल सी बात है कि dx बाय dt यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज a की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर मुझे इसके साथ का ग्राफ भी देना हो तो ग्राफ कैसे मिलेगा, मान के चलिए कि यहां पर हमारे पास रेट है, यहां पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, तो हमारा ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है आपका। सो दिस इज द ग्राफ दैट यू आर गोइंग टू गेट। समझ आ गई बात। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम लोग सिंगल रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। चलो इसकी फटाफट से छोटी सी डेरिवेशन है वो कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग इसको करते चले जाएंगे। सो देखो अब हम इसको अगर रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, रिएक्शन कैन बी रिटन एज ए गिविंग मी प्रोडक्ट, राइट है जी। मान के चलते हैं कि ये पहले ए था, ये 0 था, कुछ समय बाद ये कितना हो गया, ए माइनस एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, जो भी हो गया वट एवर, हमें इससे मतलब नहीं है। सो हम यहां पे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, सो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई।
ठीक है, यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके बात बनती है। हाँ जी भाई बोलो फटाफट से, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, सो बस कुछ भी नहीं करना। अब हम रेट को और कैसे लिख सकते हैं? रेट कैन ऑल्सो बी रिटन एज dx by dt। सो रेट को दूसरा तरीका लिखने का क्या है? कैन बी रिटन एज dx by में dt। इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, दोनों के दोनों इक्वेशंस को उठाया और इक्वेट कर दिया। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा एंड इंटीग्रेटिंग और उसको इंटीग्रेट भी करना है हमें, सो हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन? वी आर सिंपली गोइंग टू गेट, ये बन जाएगा x 0 से लेकर के कहां तक जाएगा? x तक जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू dt अपॉन 0 से t। यहां तक समझ में आ गया? अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऑन सॉल्विंग मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? दिस इज a अपॉन 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू kt। ये है बेटा जी काम का एक्सप्रेशन जो कि आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बीच वाला जो स्टेप्स है मैंने स्किप कर दिए, लास्ट में हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये मेरे काम का एक्सप्रेशन है, इसी का यूज करके हम लोग अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी भाई बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, है ना? और अगर मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, सो व्हाट डू आई गेट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि kt इज इक्वल्स टू x अपॉन a माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग इट। अब इसी के साथ साथ अगर मैं इसका टी हाफ निकालना चाहता हूं, सो हाफ लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की बात करें तो क्या बनेगा, ये देखते जाओ। हाफ लाइफ में सब कुछ पुट कर देंगे, तो इसका जो टी हाफ आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए, 1 अपॉन के ए के बराबर आएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, भूलेंगे नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अपॉन के ए आ जाएगा। बोलो भाई, बोलो फटाफट से। ठीक है, सो 1 अपॉन के ए आ गया, इसको प्लीज भूलना मत, इट इज वेरी वेरी इजी। समझ आ रहा है? सो एक काम करता हूं मैं ना, तीनों के ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, सो हाफ लाइफ फॉर वेरियस रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ कैसा दिखेगा देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या आ रहा था? टी हाफ वॉज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k। फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या आ रहा था? दैट इज 0.693 बाय k। समझ आ रहा है? अरे फर्स्ट का डिराइव नहीं किया, ये भी डिराइव किया था, ये भी कर लिया मैंने। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर की बात किया जाए तो सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए। तीनों एक्सप्रेशंस एकदम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसको बार बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों के ग्राफ्स भी दिखा देता हूं मैं, देख लेना ग्राफ किस किस के अगेंस्ट है, ऐसे तुक्के मत बजा देना। ठीक है, सो हमारे ग्राफ्स कैसे आएंगे? मान के चलो यहाँ पे टी हाफ ए है, यहाँ पे भी टी हाफ ए है, यहाँ पे भी टी हाफ ए है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है? डायरेक्ट है। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है ही नहीं, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है? इनवर्स है। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे तीन ग्राफ्स आ जाएंगे। तीनों ग्राफ्स का खूब भली भांति ध्यान रखना, काम की चीज है। एक ग्राफ ये हो जाएगा, एक ग्राफ ये हो जाएगा और एक ग्राफ ये हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। अब इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे करके देंगे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, करो प्लीज, प्लीज ट्राई करो। अच्छा आपने ट्राई तो कर लिया, आप लोगों से हुआ नहीं है, मैं करवा देता हूं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या डिमांड थी? ओके, डी आंसर आ गया आप लोगों का, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हाफ लाइफ का फॉर्मूला अब आपको याद आ जाना चाहिए, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सो डी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी का इस्तेमाल कीजिए। देखो सिंपल सा यहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू पी ऑफ CH3CHO। यहाँ पे प्रेशर लेना पड़ेगा ना बेटा, प्रेशर के टर्म्स में हम लोग करेंगे तभी बात बनेगी। तो बस इसके अंदर वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा। तो वैल्यू को पुट करते ही सबसे पहले काम करता हूं, पहले मैं टी निकाल लेता हूं, क्योंकि हमारा टी का एक्सप्रेशन भी टी क्या हो जाएगा, टी अगर 400 है मेरा 400 सेकेंड्स है ना, तो पी हमारा क्या था, PCH3CHO क्या था मेरा, दैट इज 250 पी नॉट है ना। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज 400 अपॉन 1 अपॉन के इंटू 250, सॉल्व करके k का वैल्यू कितना आ गया, 10 की पावर -5। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, इज दिस क्लियर और नॉट। बस अब इसको मैं यूज करूंगा। अब की बार केस 2 में पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, पी नॉट की वैल्यू दे दी है बेटा जी 200 दे दी है। बस इसको पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सो टी हाफ विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन के पी नॉट ऑफ CH3CHO, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 200 इंटू 10 की पावर -5, तो इट विल बी इक्वल्स टू 500 सेकेंड। हाँ जी भाई, समझ में आया कि नहीं आया, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी इसमें मुश्किल तो था नहीं, इजी सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, ये ट्राई करो। कहता अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन इसमें से क्या होगा, चलो बताओ मेरे को फटाफट से। अरेनियस इक्वेशन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई थी। यूज दैट कॉन्सेप्ट एंड टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हरी अप, बताओ जल्दी जल्दी। गुड, बताओ आंसर फटाफट से, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, क्या बनेगा, गिव मी द आंसर। ओके, आंसर आ रहा है आप लोगों का। विष्णु का आ रहा है 3, शिवानी का आ रहा है, विष्णु 3 कैसे आ रहा है भाई, गलत बोल रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। देखो कैसे, देखो कैसे, अभी अभी हमने डेराइव किया था कि हमारा एक्सप्रेशन क्या आता था, के इज इक्वल्स टू ए माइनस ई ए बाय आर टी, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, समझा के नहीं, कंपेयर कर लो, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। सो ग्राफ हमें प्लॉट करना है किस किस के वर्सेस, यहां पे हो जाएगा ln k, ठीक है, यहां पे प्लॉट कर लेंगे 1 बाई टी, सॉरी 1 बाई टी, 1 बाई टी हो जाएगा। सो बस ग्राफ ऐसे जाएगा, जहां पे स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर। हाँ जी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, ये आता है एक्सप्रेशन, इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर ले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है जी, वेरी इजी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलो ये करके दिखाओ, ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग ये वाला ट्राई करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उस टॉपिक से भी खूब चर्चा हमारी होती है, एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, है ना, ये पूरा टॉपिक आपको मैं पढ़ाना चाहता ही हूँ। सो एक बार आप देख लीजिए। विशु तुम्हारा आंसर गलत है बेटा, करेक्ट इट, काइंडली इसको सही कीजिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है यहां तक तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला,
स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आई कैन सी कि किसी का कोई डाउट नहीं है। तनु सैनी 1 बोल रही है, ये बोल रहा है जो भी है। ओके चलिए अब हम यहां पे शुरू कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेरी इजी, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये वाला हमारा। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस। स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस या फिर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। SSA इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, SSA भी बोल देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। दिस इज SSA, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है जी। आओ इसको समझते हैं। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, कंसीडर अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन को कंसीडर करेंगे हम लोग। देखो बेटा जी क्या होगी मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखो मान के चलो कि A जो है वो मुझे x दे रहा है, ठीक है, और x जो है मुझे प्रोडक्ट दे रहा है, ऐसे मान के चलो। मल्टी स्टेप हो गया ना, जहां पर A आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, A हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, दिस इज माय रिएक्टेंट, और ये जो हो जाएगा दिस इज माय इंटरमीडिएट। ये जो x हो जाएगा दिस इज द इंटरमीडिएट। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। सो बेसिकली इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब क्या होता है, कहता इन द रिएक्शन। पहले मैं समझा देता हूं क्या मतलब है इस बात का। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, कहता ए बना x, x बना p, इंटरमीडिएट है x। हम लोग अच्छा वाला जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए बनते हैं, यानी कि वो जैसे ही बनेगा वो वैसे ही टूट जाएगा, हाँ कि ना। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या अगर मैं ये ऑब्जर्व करूं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो क्या वो जीरो नहीं हो जाएगी? बोलो भाई, हाँ कि ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को यहाँ पे कंसीडर करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली क्या कह सकता हूं मैं, इन द रिएक्शन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, अगर मैं इंटरमीडिएट की टोटल कंसंट्रेशन की बात करता हूं, सो व्हाट डू आई गेट x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। व्हाई? बिकॉज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, मतलब जितने रेट से बन रहा है उतने ही रेट से घट भी रहा है, ठीक है, टूट भी रहा है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सो बेसिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन आई से कि dx by dt इज इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों हाँ या ना, ठीक है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल से के थ्रू समझाता हूं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो एक रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मान के चलो कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ध्यान से देखना कि a प्लस बी जो है वो आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है। आगे जो जा रहा है तो बीच में हमें z मिलता है, ठीक है। ये k1 है, ये k2 है। k1 फास्ट है, ध्यान रखना, दिस इज फास्ट, ओके। ये z जो है वो k3 दे रहा है, k3 के अकॉर्डिंग स्लो किस में कन्वर्ट हो रहा है, p में। p क्या है हमारा, प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है, इसको कंसीडर करते हैं। अब एक काम करता हूं, मैं इसकी मैकेनिज्म लिखता हूं, मतलब इसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके लिखूंगा तो क्या बन जाएंगे, स्टेप्स आर। अगर मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूं तो a प्लस बी है ना, k1 के हिसाब से क्या बनते हैं, z बनते हैं। दूसरा z के -1 के हिसाब से क्या बनता है, a प्लस बी बनता है। तीसरा z k2 के हिसाब से क्या बनता है, p बनता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं। सो पहले वाले के लिए जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन बैठेगा r1 बोलता हूं, r1 इज इक्वल्स टू k1 इंटू a इंटू b। r2 इज इक्वल्स टू k-1 इंटू z। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट से, हाँ जी भाई, बोलो फटाफट बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं है बात? और सिमिलरली r3 अगर मुझे करना हो, सो r3 बन जाएगा, r3 क्या बन जाएगा, r3 इज इक्वल्स टू k2 इंटू z। सो ये तीन चीजें बन गई मेरे पास, है ना। सो बेसिकली
बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसमें से स्लो स्टेप कौन सा है बेटा जी, ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है, तो यही मेरा आरडीएस भी हो जाएगा। दिस इज माय स्लो स्टेप, ध्यान रखेंगे, दिस इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप होने के साथ आरडीएस भी हो। आरडीएस क्या होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये आरडीएस भी हो जाएगा। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डायरेक्टली रिटन एज K2 इंटू, क्योंकि K2 है ना इसके हिसाब से, है ना। या एक काम करते हैं, इसको मैंने K2 माना था, इसको K3 माना था, तो मैंने गलती से माइनस में लिख दिया। इसको आप काम करो K2 बोलो और इसको आप K3 ही बोलो। इसको भी K3, यहां भी K3 आ जाएगा और इसको K2 बोलो। ऐसा अब ठीक है, जो ऊपर माने थे वही ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Z। अब हमें अच्छा भला पता है कि Z तो किसी काम का है नहीं यहाँ पे। अरे है या नहीं है? कोई काम का नहीं है Z। Z इज वेस्ट, Z इज एब्सोल्युटली वेस्ट बच्चों। अब क्या करें फिर इसका? सो अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने वाले हैं। सो बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z is equals to rate of consumption of Z, बस यही हमारी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है जिसको मैं यूज करने वाला हूं। अब मुझे दिमाग लगा के बताओ कि Z कहां पे बन रहा है? सिर्फ पहले वाले में ही बन रहा है ना। और एक ट्रिक बताऊं आपको, बड़ा ही आसान है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर जो चीज डिसअपियर या फॉर्म करवानी है ना, यानी कि जो इंटरमीडिएट है, अगर जो तो इंटरमीडिएट रिएक्टेंट साइड में पड़ा होगा तो प्लस साइन लगाना है। अगर इंटरमीडिएट रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड में पड़ा होगा तो प्लस साइन, रिएक्टेंट साइड में पड़ा होगा तो माइनस साइन। बस ये कॉन्सेप्ट लगा दो और आपकी जिंदगी से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? अब बेटा जी इसको मिला जुला के मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तब तक के लिए यहां पर किसी का डाउट है तो पूछिए। ओके, हेलो रावण हूं मैं। ओके जी, रावण हूं आप तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को कि नहीं? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टिल हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेलो बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, सो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसके रेट के बराबर लिख सकता हूं। अब सारे के सारे रेट्स को यदि मैं जब कंपेयर कर दूंगा तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे ही हमें इक्वेशन मिल जाएगा तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करते चलोगे तो आपको बेटा जी Z का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, वो Z का एक्सप्रेशन इसमें इनपुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Z इसके अंदर आप इनपुट कर सकते हो इजीली। सो व्हाट डू आई गेट? आप इसको Z को सॉल्व करोगे, सो इट विल बी K1 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, बस इसके अंदर पुट करेंगे। सो रेट का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू K3 K1 K2 प्लस K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, आई होप अभी समझ में आ गया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर, बहुत ही आसान था। से यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आ गई? सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कुछ भी मुश्किल नहीं होता इसके अंदर, बस ऐसे ही आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने यहां पे आपके लिए लाया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इट इज, ये लो, चलिए ट्राई कीजिए बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है द ओवरऑल रेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वुड बी। हमें ओवरऑल रेट की बात करनी है। एक मिनट लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, एक मिनट में ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। करो, प्लीज डू इट।
ऑल राइट, टाइम इज अप। सो आप लोगों ने जो मुझे आंसर दिया है दैट इज ए, वेरी गुड बेटा। ओके, शिवानी गुड, तनु वेरी गुड, अनन्या वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करता हूं, सो व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन दैट वी हैव इज, यहां पे हो जाएगा ना। सो यहां पे अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूं तो दैट इज द ए प्लस बी गिव्स यू पी, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, है ना। ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। सो अब ये स्लो है तो स्लो के अकॉर्डिंग रेट मिलेगा, सो दैट मींस डीपी बाय डीटी, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के हिसाब से बताना है ना। डीपी बाय डीटी इज इक्वल्स टू K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C। अब देखो बेटा जी यहां पे ट्विस्ट देखो, हेयर बोथ A2 एंड C आर इंटरमीडिएट्स, ये दोनों के दोनों ही इंटरमीडिएट्स हैं। अब बीच में अगर इंटरमीडिएट्स आ गए, सो व्हाट विल डू नाउ वी विल अप्लाई द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बस अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस को अप्लाई करेंगे और अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। नाउ अप्लाइंग SSA। सबसे पहले क्या करूंगा, फॉर A2, तो सबसे पहले A2 के लिए करूंगा। सो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट K1, यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां से सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, आई विल गेट K1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से A2 मिल जाएगा, A2 क्या मिल जाएगा, A2 विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू A का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं K2 को फाइंड आउट करता हूं तो K2 क्या आ जाएगा, C अपॉन A अपॉन B। ठीक है, तो C का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा, C इज इक्वल्स टू K इंटू AB। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे बेटा जी तो आपका ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको पुट करेंगे इसके अंदर। सो इसके अंदर जैसे हम पुट करेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। व्हाट डू वी गेट, वी गेट हियर, ये हमारा ओवरऑल रेट था ना। ओके, तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारे पास, रेट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, K3A2C, K3A2C। एक काम करता हूँ, वैल्यूज को पुट करता हूँ। K3A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 इंटू A स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 इंटू A इंटू B। सबको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है ये, K1 K2 K3 A का क्यूब B। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया जो कि काम का है। देखो पीछे कौन सा मैच करता है, यानी कि द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो बहुत ही आसान सी बात थी, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हाँ जी बेटा जी बोलो, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है जी, ओके, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर भी, इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। What do we have here? ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है वन ऑफ द assumptions मेड इन द कन्वेंशनल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी हम लोग करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो भी। ठीक है, बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से पहले ना ये क्वेश्चन तो चलो देखते हैं। मैं एक थ्योरी आपको और पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी बड़े काम की थ्योरी है और बार बार उसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। व्हाट इज दैट थ्योरी, दैट इज लिंडमैन थ्योरी। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे लिंडमैन थ्योरी देख लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए।
ठीक है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट लिंडमैन थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं अक्सर। सो लिंडमैन थ्योरी की बात करते हैं। सो व्हाट इज दिस लिंडमैन थ्योरी, आओ देखो, वेरी इजी। ठीक है, ये वाली बेटा जी यूनिमोलिकुलर थ्योरी होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए चलती है। ठीक है, सो मैकेनिज्म क्या रहता है इसका, थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देते तब ज्यादा क्लैरिटी होती है। मान के चलो a प्लस ए K1 के थ्रू हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है A स्टार। A स्टार क्या होता है मेरा, एक्साइटेड, ये एक्साइटेड बन जाता है, साथ में मिलता है A मिलता है ना। अब जो एक्साइटेड है वो A के साथ टक्कर मारता है, K2 के रिस्पेक्ट में हमें मिलता है क्या, दैट इज A प्लस A, या फिर जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो K3 के कॉरेस्पॉन्डिंग दे देता है प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूं सो कैन आई राइट लाइक दिस कि A प्लस A K1 के रिस्पेक्ट में, ये K2 के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, A स्टार प्लस A, और ये वाला जो पहला स्टेप है दिस इज दी फर्स्ट स्टेप। और अगला स्टेप क्या है कि जो A स्टार है वो विद रिस्पेक्ट टू K3 हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। और ये वाला स्टेप मेरा स्लो स्टेप है। ये ओवरऑल मैकेनिज्म तो यही हो जाएगी मेरे पास। इस मैकेनिज्म के ही ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे करना है। सो अब इस मैकेनिज्म का यूज करते हुए बेटा जी क्यों ना हम लोग एक बार रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें। चलो देखो, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा जी अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देना हो, सो रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे दूंगा, देखना ध्यान से। लिंडमैन थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, सो इसीलिए इसको ढंग से समझ लेना। यूज वही कंसेप्ट करने हैं, पर जो थोड़ा थोड़ा चेंज है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज ही आपके काम आएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन घुमा के वो पूछेगा आपसे। सो चलिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को लिखना हो, सो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन सिंपली राइट इट एज dx by dt is equals to r which is equals to K3 into A स्टार, है ना। A स्टार याद रखना कि यहां पर जो अपना A स्टार था दैट इज नथिंग बट एक्साइटेड स्टेट, और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो होता तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट ही है। अरे है तो ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट ही, और आपको पता है कि इंटरमीडिएट से कैसे डील करते हैं, अभी सिखाया मैंने। जब इंटरमीडिएट्स आ जाए तो उनसे कौन सी थ्योरी पंगे लेती है, स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, वो यूज करना होता है हमें, उसी से काम चलता है। तो बस सिंपली लिखेंगे अप्लाई एसएसए। ठीक है, सो बेसिकली क्या कहती है एसएसए, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अपना x इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, मत लिखो सॉरी, a स्टार लिखो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ a स्टार इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a स्टार। ठीक है, बस इसको अब इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज K1 A स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2 A स्टार A प्लस K3 A स्टार। ठीक है, बस इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, कि A स्टार कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, इट विल बी इक्वल्स टू K2A प्लस K3, A स्टार को कॉमन लेके बाहर निकाल दो। सही है, अब जैसे मैंने A स्टार को कॉमन लिया तो यहां से मेरे को A स्टार का एक्सप्रेशन क्या मिला, बोलो बच्चों, इट विल बी इक्वल्स टू K1 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2A प्लस K3। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, बस अब इसको क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, सब्स्टिट्यूट this value of A star in equation 1। देखो मोर और लेस काम एक ही कर रहे हैं सबके अंदर, है ना, एक जैसा ही कार्यक्रम चल रहा है, आप खुद भी करने की कोशिश करो। सो मुझे क्या मिलेगा यहां से, आई कैन सिंपली गेट एज कि R इज इक्वल्स टू, यानी कि रेट विल बिकम इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा, ये रेट बन जाएगा मेरा K3 K1 A स्क्वायर डिवाइड बाय
K2 A प्लस K3। यहां तक समझ में आ गई बात है ना भाई? ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहां से हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया बच्चों। अब अलग अलग केसेस हो जाएंगे, वो केसेस आप अप्लाई करते रहेंगे और आपको आपका आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी भी लोग आ ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, मैथ्स एंड साइंस बाय पूनम मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत सारी थ्योरीज आज हमने कर ली है, प्लीज इनको याद भी रख लेना, कहीं तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो और याद ना रखो इनको, प्लीज याद रखना इनको। ठीक है, चलो एक बार दिखाता हूं कि आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले आज हमने एम्पेरिकल रेट लॉ किया। एम्पेरिकल रेट लॉ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरा किया, फिर उसके ग्राफ पढ़े, फिर हम पहुंचे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, फिर हम पहुंचे सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की भी मैंने छोटी सी डेरिवेशन करवाई आप लोगों को कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे करते हैं और ये एक्सप्रेशंस क्या आते हैं। फिर हमने तीनों के हाफ लाइफ को देखा और उनके ग्राफ्स प्लॉट किए। फिर हम लोग अल्टीमेटली आगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे कि वो क्या चीज होती है, और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हमने जाना कि जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का कंसेंट्रेशन हमेशा कितना लेंगे, कांस्टेंट, यानी कि dx/dt विल बी इक्वल्स टू 0 अगर x इंटरमीडिएट है तो। ठीक है, सो यहां पे हमने इसको एक एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश की। z जिसमें इंटरमीडिएट था, अब z को हमने फाइंड आउट किया यूजिंग दीज थ्री रिएक्शन जो मैकेनिज्म के रिएक्शंस है। सो हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आता था, z हमारा ये आ गया। यहां से यहां तक आप खुद ट्राई करना, बड़ा ही आसान है। फिर अल्टीमेटली हम लोग अरेनियस इक्वेशन पे पहुंचे। अरेनियस इक्वेशन से पहले एक बात यहां पे ये जान लेना कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो तरीके से जाना जाता है, एक को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक को बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। समझ आई बात? अब यहां पे सबसे पहले हमने अरेनियस इक्वेशन देखी, ये देखो ये देखो ये देखो, डेराइव किया, और फिर हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट भी देखा। आफ्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग अगली थ्योरी पे पहुंचे विच इज कॉल्ड एज कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो इसमें हमने एक्सप्रेशंस किया कि भाई जितने भी इफेक्टिव कोलिजन है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, सो बेसिकली, और इफेक्टिव कोलिजन का नंबर हम लोग किसके थ्रू दे सकते हैं, दैट इज z, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को कोलिजन फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करके फाइनली हमारा जो रेट कांस्टेंट है उसका ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा था। ओके, लास्टली एंजाइम काइनेटिक्स किया। एंजाइम काइनेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमारे पास ES इंटरमीडिएट बनता है बेटा जी, ES इज द एंजाइम सबस्ट्रेट। बस इसमें भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके हमें अल्टीमेटली रेट का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कुल मिला के स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अगर आपको आ गया है ना, आपके लिए सारे एक्सप्रेशंस निकालना आसान हो जाएगा। एडवाइजेबल यही है कि एग्जाम में डेरिवेशंस में मत घुसना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, एक आधा भी प्लस माइनस गलत हो गया तो दिक्कत। इसीलिए एडवाइजेबल इज कि लर्न द एक्सप्रेशंस, फाइनल एक्सप्रेशंस आप याद कर लीजिए, काम आएगा। मुश्किल है याद करना, आई नो। फिर मैंने आपको लिंडमैन थ्योरी पढ़ाई, लिंडमैन थ्योरी यूनिमोलिकुलर के लिए होती है, ये लिंडमैन थ्योरी को हमने पूरा पढ़ा और रेट का एक्सप्रेशन ये निकाला। ठीक है जी, इतना काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ेंगे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहां पर दिया हुआ है, कहता वन ऑफ द असम्पशंस मेड इन द कन्वेंशनल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इज, कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उसमें असम्पशंस हमने क्या मानी है, बहुत ही आसान असम्पशंस हमने ली थी। कहता है ओके, कहता वन ऑफ द, सबसे देखो सबसे मेन असम्पशन यही होती है कि जब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ना, तो A+B जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। किसके साथ, जो भी मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, लेट्स सपोज उसको मैंने Z बोल दिया, ठीक है, ये मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है Z स्टार, और फिर ये चला जाता है किसमें, ये चला जाता है प्रोडक्ट में। सो बेसिकली इस रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए क्या समझ में आया, दिस इज K1, दिस इज K-1, दिस इज K2। बोलो बच्चों, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं भाई मेरा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट जो है, अरे वो आपस में किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है। सो उसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में और रिएक्टेंट्स के बीच में क्या मेंटेन होके रहेगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होके रहेगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? सो मोर और लेस ये हमने आज की सारी के सारी थ्योरीज पढ़ी। आई होप सारी के सारी थ्योरीज आपके दिमाग में घुसी होंगी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। बोलो बच्चों, सारी के सारी थ्योरीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कल हम और भी थ्योरीज पढ़ेंगे
और भी थ्योरीज के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या होता है काइनेटिक्स के अंदर। देखो 2 लेक्चर के अंदर काइनेटिक्स करना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, बट यस कोशिश की है मैंने कि सारा कुछ हम लोग कवर कर ले मोटा मोटा और आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली लग जाएं। ठीक है, बस एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन सही से लगाना सीख लेना बेटा, वहां से आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। कुछ बच्चे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में गड़बड़ जहां कर दोगे तो फिर आराम से तुम 4 नंबर का क्वेश्चन गलत कर लोगे। सो ऐसी गलती मत करना, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को ढंग से अप्लाई करना एंड यू आर गुड टू गो। मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी। सारी थ्योरीज का आपको आइडिया होना चाहिए, चाहे वो एंजाइम काइनेटिक्स हो, चाहे वो लिंडमैन हो, चाहे वो कोलिजन थ्योरी हो, ये सारी के सारी थ्योरीज। कल हम लोग और थोड़ी सी एडवांस बातें करेंगे और फोटोकेमिस्ट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे और साथ ही साथ विल आल्सो मूव टू दी क्वेश्चंस ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए आज के लिए आई थिंक इट इज इनफ, है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये थ्योरीज हमारी आज यहाँ पे खत्म होती है। सारी के सारी थ्योरीज को प्लीज ध्यान में रखना। क्वेश्चंस किए, सबसे पहले हमने ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन किया, देन वी हैव मूव टू दिस क्वेश्चन ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन किया। फिर हमने बात की, ये देखो डिराइव किया, फिर हमने बात की कि किस तरीके से हम लोग अगर हमें रेट कांस्टेंट्स दे रखे हो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, है ना। ये साइन देख के पता चल जाता है इजीली आपको। फिर हमने बात की अबाउट कि वेरिएशन कैसा होगा ln k का वर्सेस टेम्परेचर 1/t। फिर हमने देखा कि रिलैक्सेशन मेथड कहाँ यूज करते हैं। एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करना इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मूव टू द assumptions of activated complex theory। उसके बाद हमने बात की अबाउट दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये वाला जो टॉपिक है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको खराब मत करना इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी हैव मूव टू द, इतना ही काम हमने अभी तक किया है। ठीक है, सो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो लेट्स एंड फॉर टुडे। ठीक है, कल बाकी की रिमेनिंग थ्योरीज के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ओके, और जिसको जो भी डाउट्स है पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है बच्चों, फिर हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास कल करेंगे 7:30 इन द मॉर्निंग और फिर शुरू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, है ना। आराम से आप लोग पेशेंटली सुनते हो और मेहनत करते हो। और यस, एक दो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। थैंक यू बच्चों। ओके, देखो भाई, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखूं और क्वेश्चंस कराऊं, बट आई सिंपली कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई हैव टू टारगेट एवरीबॉडी, है ना। क्रैश कोर्स का ये मतलब फिर वो तो एक तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया ना, वो नहीं करना हमने। ठीक है, आई हैव टू टीच द टॉपिक फर्स्ट। जो भी टॉपिक है, देखो सारा डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता, बट यस थोड़ा सा आपको टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही उसके क्वेश्चंस पे मैं जाऊंगा। एंड यस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखते ट्रिक से हो जाएंगे, मैं ट्रिक भी बताऊंगा और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, दोनों, क्योंकि आई नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट। कुछ आज मैंने सेंस किया कि कुछ लोगों को था सर कि देखते ही हो रहा है सर, जल्दी जल्दी क्या, जल्दी का क्या मतलब है ना। सो द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे रिवीजन हो रहा है एक तरह से। ठीक है, द होल पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज रिवीजन, और रिवीजन का मतलब है कि आप एक बार सारी थ्योरीज पे भी नजर डालो ढंग से कि वो थ्योरीज क्या क्या थी। तो मुझे उसके बीच की कहानी थोड़ी सी बतानी थी, इसीलिए मैंने बताई। कल हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ साथ एक जो हमारी पेंडिंग थ्योरीज हैं उन पे भी फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू टुमारो।